Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Business Finance. Today we are conducting our 14th lecture. I am your instructor Sayyida Rujna. Class, in today's lecture we are going to continue the ratio analysis and we are going to discuss about the market test ratios, जिसमें हमने अर्निंग पर शेयर रेशो, प्राइस पर अर्निंग रेशो, डिविडेंड पर शेयर रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो और डिविडेंड पे आउट रेशो, ये सारी वो रेशोज हैं जो हम आज के लेक्चर के अंदर इनको पढ़ेंगे और इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन। मार्केट टेस्ट रेशो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मार्केट टेस्ट रेशो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, किस चीज से रिलेटेड होती हैं। तो जो फर्म की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है, जब फर्म को फाइनेंसिंग की जरूरत होती है तो फर्म इक्विटी साइड के ऊपर अगर जाती है तो वो शेयर्स को फ्लोट करेगी, शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर और मार्केट की इंट्रैक्शन जो है वो फर्म के साथ विद द हेल्प ऑफ शेयर्स जो है वो होती है। अब मार्केट के अंदर उस शेयर की प्राइस अप एंड डाउन जाएगी, मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स हैं जो उस शेयर को परचेज करेंगे और आपकी जो मार्केट जो शेयर की प्राइस है वो अफेक्ट करती है आपके इन्वेस्टर्स को, वो अफेक्ट करती है कंपनी को। आपकी मार्केट शेयर प्राइस नीचे चली जाती है तो कंपनी उसके ऊपर एक्शंस लेती है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग करती है। अगर मार्केट प्राइस अप चली जाती है तो फिर उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। लाइकवाइज जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपकी शेयर्स की मार्केट प्राइस को एनालाइज कर रहे हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं, उन्होंने भी देखना होता है कि आपकी कंपनी की मार्केट जो शेयर प्राइस है वो नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। तो इस सारे एनालिसिस को देखने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें मार्केट की टेस्टिंग करनी होती है मार्केट टेस्ट रेशियोज के थ्रू। और इन सब रेशियोज के अंदर जो ज्यादा रिलेशनशिप है इन रेशियोज का वो इन्वेस्टर के साथ है, क्योंकि इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है कि वेदर ही और शी शुड इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए उसको एनालिसिस करना पड़ेगा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उन एनालिसिस के थ्रू आपकी कंपनी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर तो आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सॉल्वेंसी रेशियोज अच्छी हैं, एक्टिविटी रेशियोज अच्छी हैं, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी मार्केट बेस्ड जो रेशियोज हैं वो भी हाई होंगी और जो आपकी शेयर प्राइस है वो हम प्रिडिक्शन करते हैं कि वो हायर जाएगी इन फ्यूचर। तो जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब वो आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करता है और आपकी मार्केट टेस्ट रेशियोज की कैलकुलेशंस करता है तो उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर आसानी होती है। वो ये एक्सपेक्ट करता है कि कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसी होगी, वो ये एक्सपेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर पास्ट परफॉर्मेंस कि कंपनी की जो शेयर प्राइसेस हैं, जो इन्वेस्टमेंट जिन शेयर्स के अंदर वो कर रहा है तो वो प्राइसेस हाई जाएंगी, उसको प्रॉफिट होगा, उसकी अर्निंग अच्छी होगी। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि रिलेट करते हैं आपकी मार्केट रेशियोज के साथ। तो इन मार्केट रेशियोज के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं अर्निंग पर शेयर, इसको ईपीएस भी कहते हैं इस रेशियो को, और ये सिग्निफाई करती है कि कंपनी जो अपने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है, कंपनी खुद कितना अर्न कर रही है अपने जो जितने भी शेयर्स उसने इशू किए हैं, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं जो शेयर होल्डर्स के पास हैं, तो कंपनी कितना अर्न कर रही है पर शेयर के ऊपर। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी के जो ऑनर्स हैं, लाइक दे हैव द वोटिंग राइट्स इन योर कंपनी। तो कंपनी कितना अर्न कर रही है हर शेयर के ऊपर जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, और इसको मेजर करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। बट यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने प्रेफर्ड डिविडेंड जो है उसको नेट इनकम में से माइनस कर दिया, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे जब अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन होती है तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या प्रेफर्ड डिविडेंड या जो आपके प्रेफर्ड शेयर्स हैं विद होल्डिंग बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो हम उनके लिए हम अर्निंग पर शेयर मेजर नहीं कर रहे होते, हम जो आपके ऑर्डिनरी या कॉमन शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए मेजर कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम प्रेफरेंस डिविडेंड्स, प्रेफर्ड डिविडेंड्स या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो नंबर होता है उसको इसमें से
निकाल देते हैं या इसमें से माइनस कर देते हैं। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो होगा नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड, इफ प्रेफर्ड डिविडेंड इज अवेलेबल, तो उसमें से माइनस करके, और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो गिवन किया जाता है, दिया जाता है, और उसमें से फॉर एग्जांपल वो 15,000 है, और जो उसके अंदर 15,000 में से 10,000 आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं और 5,000 आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। तो आपने करना ये होगा कि उस 15,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को निकाल देना है। तो आपका नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स या आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। तो इस तरह ईपीएस की कैलकुलेशन हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं वो हर शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। और अर्निंग पर शेयर जो है वो कंपनी की इकोनॉमिक वेल्थ को शो करती है कि कंपनी इकोनॉमिकली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसकी कितनी है। Second ratio we have is the price earning ratio. प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो रिलेशनशिप है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। प्राइस जो है इस रेशियो के नाम से जो आइडेंटिफाई हम चीजों को कर रहे हैं, प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एंड अर्निंग रेशियो अर्निंग पर शेयर ऑफ द जो कंपनी अर्न कर रही है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, मार्केट प्राइस का और जो कंपनी हर शेयर के ऊपर अर्न कर रही है इसका कंपैरिजन करेंगे, तो इसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो करते हैं। अब ये रेशियो जो है ये मेजर करती है कि कंपनी जो हर शेयर के ऊपर अर्न कर रही है उसकी मार्केट प्राइस कितने टाइम्स है उस अर्निंग के, कि कंपनी हर शेयर के ऊपर जितनी अर्निंग कर रही है उसकी मार्केट प्राइस जो है वो कितने टाइम्स है उस अर्निंग के। और इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है मार्केट प्राइस, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो है तो प्राइस मैंने जैसे पहले बताया मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो आपने प्रीवियस फॉर्मूला के अंदर हमने अर्निंग पर शेयर को मेजर किया, तो अर्निंग पर शेयर के साथ उसको कंपैरिजन करके हम ये देखेंगे कि प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है किसी कंपनी के अंदर, तो सबसे पहले मैं उसकी अर्निंग पर शेयर देखूंगी कि कंपनी खुद कितना अर्न कर रही है शेयर्स के ऊपर, पर शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रही है। उसके बाद मैं ये देखूंगी उस कंपनी की मार्केट शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, फिर मैं कंपनी के खुद कितना अर्न कर रही है और जो मार्केट प्राइस है वो उस कंपनी की अर्निंग के कितना है, कितने टाइम्स है, तो उसको मेजर करने के लिए मैं प्राइस अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करूंगी। थर्ड रेशियो है, पहले हमने अर्निंग पर शेयर की बात की, अब हम डिविडेंड पर शेयर की बात करेंगे, क्योंकि ये वो सारी रेशियोज हैं जो कि एक इन्वेस्टर के इंटरेस्ट से रिलेटेड है, कि इन्वेस्टर इनके अंदर इंटरेस्टेड होता है इन सारी रेशियोज के अंदर, और वो ये सारी रेशियोज को उसने एनालाइज करना होता है बिफोर डिसीजन मेकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन योर कंपनी। और इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म के अंदर होगी, ऑब्वियसली आपके शेयर्स को परचेज करेगा। तो डिविडेंड, द थर्ड रेशियो वी हैव इज द डिविडेंड पर शेयर, इसको हम डीपीएस भी कहते हैं, और इसको हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि जो कंपनी टोटल डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके साथ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अर्निंग पर शेयर में हमने नेट इनकम के साथ किया था, तो यहाँ पे हम टोटल डिविडेंड जो डिक्लेयर करेगी उसके साथ करेंगे। अब यहाँ पे नेट इनकम के साथ क्यों नहीं कर रहे, नेट इनकम के साथ इसलिए नहीं कर रहे कि जो आपकी नेट इनकम है वो सारी की सारी आपके डिविडेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती है। आपकी जो नेट इनकम होती है या जो कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करती है उसका स्प्लिट होता है, या तो वो रिटेन अर्निंग रिटेन हो जाती है और या वो डिविडेंड के अंदर, तो उसका सर्टेन प्रोपोर्शन होता है कि आपका कितने परसेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर है या कितने परसेंट ऑफ रिटेन आते हैं। तो जो जितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं ना कि आपके नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर पर शेयर के ऊपर आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इसलिए हम इसका कंपैरिजन जो है वो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कि जो आपकी नेट इनकम का स्प्लिट हो गया कि इतने, लेट से आपका 60% आपने रिटेन अर्निंग रखनी है और 40% आपने डिविडेंड पे करना है, जो जितनी भी आपकी नेट इनकम है। तो उस नेट इनकम का 40% हम निकाल के वो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया,
40% वाली जो अमाउंट होगी उसके साथ हम नंबर ऑफ कितने शेयर, कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उसके साथ, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ या ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपका जो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड है जो डिक्लेयर हुआ है वो जब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, तो आपको पर शेयर डिविडेंड की वैल्यू मिल जाएगी। और किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि उसने ये देखना होता है कि कंपनी एक तो अर्न कितना कर रही है, फिर उसने देखना है कंपनी उस अर्निंग में से कितना आपको पे कर रही है एज अ डिविडेंड, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी आपने बाइंड करके रखना होता है, अपने शेयर होल्डर्स को बाइंड करके रखना होता है। हर शेयर होल्डर का बीइंग एन इन्वेस्टर ये एम होता है या वो ये चाहता है कि उसको उसके ऊपर अर्निंग मिले, उसको प्रॉफिट करे, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हो उसके ऊपर उसको रिटर्न मिले। और वो रिटर्न यहाँ पे अगर कंपनी अच्छा बेटर परफॉर्म करती है, प्रॉफिटेबल है, अच्छी इनकम जनरेट करती है, तो ऑब्वियसली उसका शेयर बनता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो वो डिविडेंड की फॉर्म के अंदर उसको प्लीज किया जाता है, इन्वेस्टर्स को प्लीज किया जाता है, शेयर होल्डर्स को प्लीज किया जाता है। तो इस तरह डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। द फोर्थ रेशियो वी हैव इज द डिविडेंड यील्ड रेशियो। अब डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टर है जिसने आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, वो ये देखना चाहेगा कि आपको उसको रिटर्न कितना मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वो, क्योंकि अगर मैं आज बीइंग एन इन्वेस्टर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं ये देखना चाहूंगी कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। पहले तो मैं उस शेयर की मार्केट प्राइस देखूंगी, और फिर ये देखूंगी कि अच्छा जो ऑलरेडी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो पर शेयर डिविडेंड कितना पे करती है। तो मार्केट प्राइस का हम कंपैरिजन करेंगे डिविडेंड पर शेयर के साथ, ताकि मुझे ये पता चले कि अगर मैं इस मार्केट प्राइस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं परचेज करूंगी वो शेयर तो मैं उस मार्केट प्राइस की बेस के ऊपर ही कर सकती हूँ। लेट्स से अगर वो 40 रुपीज का पर शेयर है तो मैं उस 40 रुपीज के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करूंगी। और मैं ये भी देखना चाहूंगी कि इसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न पे करती है। हर 40 रुपीज के शेयर के ऊपर कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरा रिटर्न कितना होगा डिविडेंड यील्ड की फॉर्म के अंदर। तो उसको परसेंटेज को देखने के लिए हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं डिविडेंड पर शेयर का और जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिसीव करेगा, उसने कितने शेयर्स परचेज किए और जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर थी उसकी बेस के ऊपर वो शेयर परचेज करेगा और उसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर उसको कितना रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के अंदर से। तो उसको देखने के लिए डिविडेंड यील्ड रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग में बेहतर हो जाता है परसेंटेज के अंदर जब आंसर आता है। तो नेक्स्ट रेशियो है हमारे पास डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो रिलेशनशिप होता है डिविडेंड पर शेयर का और अर्निंग पर शेयर का, कि जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेशंस की हैं अर्निंग पर शेयर की और जो हमने कैलकुलेशंस की हैं डिविडेंड पर शेयर की, तो उन दोनों को हम यहाँ पे रिलेट करते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि ये देखा जा सके कि कंपनी हर शेयर के ऊपर खुद कितना अर्न कर रही है और खुद उस अर्निंग में से आपको एज एन जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना दे रही है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो इसको कंपेयर करने के लिए हमें डिविडेंड पे आउट रेशियो होती है जहां पे डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेशंस करते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देती है जो टोटल इनकम है कंपनी की वो उसमें से कितना परसेंटेज अपनी इन्वेस्टर्स को देती है, शेयर होल्डर्स को देती है और कितना परसेंटेज रिटेन रखती है। अगर तो आपकी इस डिविडेंड पे आउट रेशियो की वैल्यू जो है वो हाई आती है, इट मींस कि कंपनी जो है वो बहुत ही लिबरल है डिविडेंड पे करने में, और उसकी डिविडेंड पे आउट पॉलिसी जो है वो बहुत ही लिबरल है, वो अपने इन्वेस्टर्स को खुश रखते हैं, उनको प्लीज करते हैं विद डिविडेंड्स। और अगर तो आपकी ये रेशियो की वैल्यू लो आती है, इट मींस कि कंपनी जो है वेरी कंजर्वेटिव है और वो डिविडेंड पे आउट
डिविडेंड कम पे करती है और कंपनी जो है वो री इन्वेस्टमेंट की तरफ है या रिटेन अर्निंग्स को री इन्वेस्ट करती है कंपनी के अंदर और डिविडेंड पे नहीं करती, तो वो इट शोज के कंपनी की कंजर्वेटिव पॉलिसी है रिगार्डिंग द डिविडेंड पे आउट्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें इस रेशियो के थ्रू मिलती है। तो एक इन्वेस्टर जो है वो ये सारी रेशियोज, चाहे वो अर्निंग पर शेयर हो, प्राइस अर्निंग रेशियो हो, डिविडेंड पर शेयर हो, डिविडेंड यील्ड हो, डिविडेंड पे आउट हो, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको गैदर करनी होती है बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसलिए वो ये सारी रेशियोज को कैलकुलेट करता है और ये सारी मार्केट बेस्ड रेशियोज हैं। तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर है, जो इंटरेस्टेड हैं किसी कंपनी के शेयर परचेजिंग के अंदर, तो वो इन सब रेशियोज की कैलकुलेशंस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है एक इलस्ट्रेशन और इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली हम ये देखेंगे कि ये जो 5 रेशियोज हमने की हैं, पढ़ी हैं, तो इस इलस्ट्रेशंस के अकॉर्डिंगली इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन 31st December 2020. Company has ordinary share capital of rupees 2 lakh. They are paying premium on ordinary shares 60,000. The retained earnings are 2 lakh 5,000. Firm total net income is 1 lakh 25,000 and company declared dividend of rupees 60,000 for its shareholders. Current market price per share is 21 rupees and you are required to find these 5 ratios. अब इन रेशियोज को एक एक करके हम देखते हैं कि हम इनको किस तरह सॉल्व आउट करेंगे। अर्निंग पर शेयर है हमारे पास नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड्स ओवर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब इस इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास जो नेट अर्निंग है, जो नेट इनकम है, वो है 1,25,000 रुपीज और जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है वो हमें गिवन नहीं है, हमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल गिवन है और साथ में उसकी पार वैल्यू गिवन है। जो आपका शेयर कैपिटल होता है, ऑब्वियसली आप जब उसको इशू करते हैं तो पार वैल्यू के ऊपर इशू करते हैं, तो पार वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम इसमें से नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो कैलकुलेट करेंगे पहले और फिर हम इसको जो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है उसके अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नेट इनकम अवेलेबल है और हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं। टोटल ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो कि 2 लाख था और पार वैल्यू उसकी पर शेयर जो थी वो 10 रुपीज थी, तो 20,000 जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हमारे पास आंसर आएगा। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर 1,20,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड कोई गिवन नहीं है, तो इट मींस वहां पे उसकी वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाय 20,000, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 6.25 रुपीज पर शेयर। तो ये है हमारा अर्निंग पर शेयर कि कंपनी जो है, जो आपके ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, वो 6.25 रुपीज जो है वो अर्न कर रहे हैं हर शेयर के ऊपर। सेकेंड रेशियो हमारे पास है अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसमें हमने मार्केट प्राइस पर शेयर को अर्निंग पर शेयर के साथ जो है वो उसका कंपैरिजन करते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो कंपनी की अर्निंग है वो उसकी मार्केट प्राइस के जो मार्केट प्राइस है वो कंपनी की अर्निंग के कितने टाइम्स है। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो है वो 21 रुपीज है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। 21 जो मार्केट प्राइस पर शेयर है और जो अर्निंग पर शेयर की वैल्यू हमारे पास 6.25 रुपीज आई थी, उसको उसके साथ हमने डिवाइड किया, तो द आंसर इज 3.36 टाइम्स। मींस के कंपनी की जो अपनी अर्निंग है वो उसकी मार्केट प्राइस, जो मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस है, वो कंपनी की अर्निंग के 3.3 टाइम्स हायर है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो किसी भी इन्वेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि कंपनी खुद कितना अर्न कर रही है और मार्केट के अंदर उसकी प्राइस उसकी अर्निंग के कितने टाइम्स है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्राइस अर्निंग रेशियो से पता चलेगी। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास है डिविडेंड पर शेयर और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, टोटल डिविडेंड डिक्लेयर ओवर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। यहाँ पे टोटल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ रुपीज 60,000, तो कंपनी ने 60,000 डिक्लेयर किया है और जो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे हमने कैलकुलेट पहले किए थे 20,000,
तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। इसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम इसको नेट इनकम के साथ हम इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपकी सारी नेट इनकम सारा डिविडेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती। तो हमने सिर्फ वही अमाउंट लेनी है जो कंपनी डिक्लेयर करेगी कि उसने एज अ डिविडेंड पे करनी है। तो जो टोटल डिविडेंड डिक्लेयर है उसके साथ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स को हम कंपेयर करेंगे तो हमें डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। तो टोटल 60,000 डिक्लेयर किया गया था और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर जो है वो 20,000 है। तो 3 रुपीज पर शेयर जो है वो हमारी डिविडेंड की मतलब पर शेयर डिविडेंड जो है वो कंपनी ने पे करना है 3 रुपीज पर शेयर। तो ये हो गया हमारा डिविडेंड पर शेयर। और उसके बाद फोर्थ रेशो है हमारी डिविडेंड यील्ड रेशो। डिविडेंड यील्ड रेशो के अंदर एक इन्वेस्टर ये देखता है कि कंपनी जो है वो पर शेयर डिविडेंड कितना पे कर रही है प्लस जो मार्केट के अंदर शेयर की प्राइस है वो कितनी है, ताकि उसको ये आइडिया हो कि क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली ही करनी है शेयर्स के अंदर, तो उसको जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड यील्ड रेशो को वो कैलकुलेट करेगा। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो 3 रुपीज पर शेयर डिविडेंड जो है वो पे किया गया और जो 21 है वो है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी रजिस्ट्रेशन के अंदर 21 रुपीज। तो इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो 14.28% जो है वो हमारा आंसर आया। और इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें इसका जो रिजल्ट होगा तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग इजी हो कि जब कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो इस इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलेगा उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो होगा 14.28% के हवाले के अकॉर्डिंगली। उसके बाद जो फाइनल रेशो हम कैलकुलेट करेंगे वो है डिविडेंड पे आउट रेशो, और जिसके लिए हमें डिविडेंड पर शेयर चाहिए होगी और अर्निंग पर शेयर चाहिए होगी। यहाँ पे इन्वेस्टर ये देखना चाह रहा है कि कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कैसी है, वो लिबरल है, कंजर्वेटिव है। तो उस चीज को देखने के लिए वो कैलकुलेशंस करेगा डिविडेंड पे आउट रेशो की। और डिविडेंड पर शेयर कंपनी पे कर रही है 3 रुपीज पर शेयर, और जो अर्निंग पर शेयर है वो है कंपनी की 6.25%। मींस कि कंपनी खुद कितना अर्न कर रही है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कितना पे कर रही है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो उस चीज को देखने के लिए हम इस कंपैरिजन करते हैं डीपीएस का और ईपीएस का। और 3 डिवाइडेड बाय 6.25 तो हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट 0.5 आता है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपनी जो अर्निंग पर शेयर है उसका 50% डिविडेंड में पे कर रही है। तो विच इज अ गुड साइन। बट जितना आपकी ये वैल्यू हाई होगी, अच्छी होगी, तो इट मीन्स के कंपनी उतनी लिबरल है अपनी पेमेंट डिविडेंड पे करने में। और जितनी ये वैल्यू लो होगी इट मीन्स के कंपनी जो है वो बहुत कंजर्वेटिव है और डिविडेंड जो है वो पे नहीं करती। तो होप इस इलस्ट्रेशन से आपको इन सब रेशियोज की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये एक इन्वेस्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं ये सारी रेशियोज, और ये सारी मार्केट टेस्टिंग के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चंस और क्यूरीज हो, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।